दोस्तों मैं अनुज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के बाल विकास के क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का टारगेट अचीव करना होगा। देखते हैं कितने साथियों के 15 क्वेश्चन सही हो पाते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा दोस्तों, पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है अलॉगरिथम, ऑप्शन बी है मानसिक वृत्ति, ऑप्शन सी है स्वतः शोध, ऑप्शन डी है प्रकारात्मकता। तो दोस्तों जो पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य का जो वो होता है, इसका उदाहरण जो है वो स्वतः शोध है। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। जो स्वतः शोध है वो पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था। ऑप्शन ए है रॉस ने, ऑप्शन बी है गेट्स ने, ऑप्शन सी है स्किनर ने, ऑप्शन डी है एम.एल. बिग्गी ने। तो दोस्तों जो वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को जो ग्राफ पर प्रदर्शित किया था वह गेट्स ने किया था। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिनियम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। दोस्तों थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो नियम दिए थे। एक तो मुख्य नियम दिया दोस्तों और दूसरा है गौड़ नियम। जो मुख्य नियम होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। पहला होता है अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा है दोस्तों तत्परता का नियम। और जो गौड़ नियम होते हैं दोस्तों वो 5 होते हैं, उसके 5 भाग होते हैं। पहला होता है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा सादृश्यता का नियम और पांचवा दोस्तों होता है सहचर्यता रूपांतरण का नियम। अतः जो थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम हैं, जो मुख्य नियम हैं, उनमें शामिल सहचरता स्थानांतरण का नियम नहीं है। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शन ए है व्यवहार, ऑप्शन बी है चिंतन, ऑप्शन सी है तर्क, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा। दोस्तों जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत होता है वह व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूति अनुबंध का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है नैमित्तिक अनुबंध, ऑप्शन बी है प्राचीन अनुबंध, ऑप्शन सी है समीपस्थ अनुबंध, ऑप्शन डी है चिन्ह अनुबंध। तो दोस्तों जो क्रिया प्रसूति अनुबंध होता है उसे हम नैमित्तिक अनुबंध भी कहते हैं। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो क्रिया प्रसूति अनुबंध का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंध भी होता है। अधिगमकर्ता की जो अनुक्रियाएं होती हैं पुनर्बलन के लिए, एक निमित्त के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत का स्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन बी है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ऑप्शन सी है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ऑप्शन डी है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो दोस्तों जो अधिगम की विशेषता नहीं है वह है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अतः जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन ए है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक संकाय है, ऑप्शन सी है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, ऑप्शन डी है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। दोस्तों जो कोहलर सिद्ध करना चाहते थे वो करना चाहते थे संज्ञानात्मक संकार्य है, कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना था। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है।
जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है वाक्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी है शब्दों के निर्माण से, ऑप्शन सी है अक्षरों को शब्दों के मध्य सहचर्य से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो नई भाषा को सीखने के लिए हमें अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से शुरुआत करनी चाहिए, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है सामान्य और विशेष छात्र, ऑप्शन बी है केवल सामान्य छात्र, ऑप्शन सी है केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन डी है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो दोस्तों, समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है पठन दोष, ऑप्शन बी है गणना दोष, ऑप्शन सी है नीरसता दोष, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अधोलिखित में गणित संबंधी जो अधिगम क्षमता होती है उसको गणना दोष परिभाषित करता है, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस प्रकार की जो क्षमता होती है उनमें अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा का अभाव या अल्प समझ भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशीकरण के सफलता के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, ऑप्शन बी है अलगाव, ऑप्शन सी है क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन डी है संवेदनशीलता। दोस्तों, समावेशीकरण की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है संवेदनशीलता, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है दैहिक, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी है व्यवहारात्मक, ऑप्शन डी है संवेदी। दोस्तों, जो संवेग का तत्व नहीं है वह संवेदी नहीं है, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो संवेग होता है वो उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर दिखाई देता है, पहला शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। जो शारीरिक स्तर पर दिखाई देता है दोस्तों, उस पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग चलना, गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। जबकि जो मानसिक स्तर पर संवेग उत्पन्न होता है उसमें संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? ऑप्शन ए है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, ऑप्शन बी है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान, ऑप्शन सी है दोस्तों ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ऑप्शन डी है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है वो है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और दोस्तों अंत में आता है मूल्यांकन, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। जो सही आंसर है दोस्तों वो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्योंकि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। जो ब्लूम नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्रों के उद्देश्यों को 6 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है जनतांत्रिक, ऑप्शन बी है सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन सी है स्वेच्छाचारी, ऑप्शन डी है वांछनीय सूचना देने वाला। दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा स्वेच्छाचारी, अतः इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, क्योंकि जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है वो स्वेच्छाचारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है
मास्लो के द्वारा, ऑप्शन बी है हर्ज़बर्ग के द्वारा, ऑप्शन सी है विक्टर ब्रूम के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है स्किनर के द्वारा। दोस्तों जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया, अतः जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, क्योंकि 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी है सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन सी है वैयक्तिक, ऑप्शन डी है व्यवहार परिमार्जन। दोस्तों जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वो सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है, अतः जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए है रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन बी है शाखीय अभिक्रम, ऑप्शन सी है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ऑप्शन डी है तैयारी और अर्जन। दोस्तों कौशलों के स्थानांतरण के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो कौशल अंतरण एक गति है ना कि एक उद्देश्य, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन बी है दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन सी है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन डी है निगमन से आगमन की ओर। दोस्तों शिक्षण का सूत्र नहीं है वो नहीं है हमारा, जो शिक्षण का सूत्र नहीं है वो निगमन से आगमन की ओर नहीं है, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने शिक्षण के सूत्रों का जो उल्लेख किया था वो किया था दोस्तों सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्तिगत की ओर, और दोस्तों अंतिम है प्रकृति का अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र का प्रथम पद होता है? ऑप्शन ए है शिक्षण, ऑप्शन बी है योजना बनाना, ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि, ऑप्शन डी है प्रस्तावना। दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र का जो प्रथम पद होता है वो दोस्तों योजना बनाना होता है। एक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों A.W. एलन, उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शन ए है अनुप्रयोग, ऑप्शन बी है तुलना, ऑप्शन सी है पृथक्करण, ऑप्शन डी है अन्वेषण। दोस्तों जो अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है वो है अन्वेषण, क्योंकि जो है 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण या परिपाक, और फोर्थ होता है दोस्तों वर्णन अथवा अव्यक्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा? ऑप्शन ए है जब खंड व सकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ऑप्शन बी है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ऑप्शन सी है अध्यापकों के पास संसाधनों प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों ए और बी सही है, ऑप्शन बी दे रखा है सी सही है, ऑप्शन सी दे रखा है ए और सी सही है, ऑप्शन डी दे रखा है ए बी और सी सही है। दोस्तों जिसमें सही है वो ए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साथ पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन ए है स्पर्श संवेदना द्वारा, ऑप्शन बी है ध्वनि संवेदना द्वारा, ऑप्शन सी है दृष्टि संवेदना द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा। दोस्तों जो साथ पढ़ रहा है उसे हम नाम लेकर बुलाएंगे, अतः जो इसमें होगा वो ध्वनि संवेदना होगा, अतः जो इसका सही आंसर है वो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अवधि क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है जन्म से 2 साल, ऑप्शन बी है 2 से 7 साल, ऑप्शन सी है 4 से 8 साल, ऑप्शन डी है
5 से 8 साल। तो दोस्तों जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, एक संवेदीगामक अवस्था, एक संवेगात्मक अवस्था दोस्तों, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन बी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन सी है भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, ऑप्शन डी है काल्पनिक भयों का अंतर। दोस्तों जो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है वो भविष्य की योजना की सूझबूझ। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है पावलाव, ऑप्शन ए है दोस्तों बिने, ऑप्शन बी है चॉम्स्की, ऑप्शन सी है पावलाव, ऑप्शन डी है दोस्तों मास्लो। जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा चॉम्स्की, क्योंकि जो वैज्ञानिक थे मनोवैज्ञानिक नोआम चॉम्स्की वो दोस्तों भाषा विकास से संबंधित थे। इन्होंने माना था कि मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात डेवलप होता है, जिसे हम सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन बी है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, ऑप्शन सी है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मकता। दोस्तों जो गिरोह अवस्था होती है वो 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित होती है। अतः जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से सिद्ध किया? ऑप्शन ए है अधिगम के प्रयास एवं भूल से, ऑप्शन बी है संकेत अधिगम से, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक अधिगम से, ऑप्शन डी है स्थान अधिगम से। दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को जो सिद्ध किया था वो दोस्तों जो थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने सिद्ध किया था वो अधिगम के प्रयास एवं भूल से किया था। अतः इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? जैसा कि दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं, एक तो दी है दोस्तों संवेगात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, एक दोस्तों दी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है, एक दोस्तों दी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है, एक दी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। अतः जो तीसरी अवस्था होगी वो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है प्रेरणा, ऑप्शन बी है रुचि, ऑप्शन सी है अधिगम क्षमता, ऑप्शन डी है विषय वस्तु का स्वरूप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो विषय वस्तु का स्वरूप होगा, क्योंकि दोस्तों अधिगम में योगदान देने वाले जो मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल है वो है विषय वस्तु का स्वरूप। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक लक्ष्य, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है सहायतापरक व्यवहार, ऑप्शन डी है आक्रामकता की आवश्यकता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।